L44 हिंदी अध्याय 431 अध्याय 212 फिर से सहयोग। यान फेई गुआम में अचानक शॉन और किट्टी से मिला और उसके मन में तुरंत एक नई योजना बन गई, इसलिए वह चुपचाप शॉन और किट्टी के पीछे पीछे चल पड़ा। यान फेई की सुनने की शक्ति अद्भुत थी और वह दोनों के बीच की बातचीत साफ सुन सकता था। सामने वाला शॉन कुछ उदास सा लग रहा था, जबकि किट्टी उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, शॉन, ये बात बहुत समय हो गया, तुम इसे जाने क्यों नहीं देते? कुछ सीधे सादे दिखने वाले शॉन ने आह भरी और कहा, किट्टी, काश मैं ये दिखावा कर पाता कि कुछ हुआ ही नहीं, पर यह नामुमकिन है। हर रात जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूँ, मेरे मन में हेनरी की मरती हुई तस्वीर उभर आती है। हेनरी मेरा सबसे अच्छा भाई था, हम साथ साथ पले बड़े थे और शोहरत और दौलत कमाने के बाद बूढ़े होने पर दुनिया घूमने की बातें भी करते थे। वह अचानक कैसे मर सकता है? किट्टी ने जवाब दिया, हेनरी मेरा भाई था और मुझे भी उसकी मौत का गहरा दुख है। लेकिन हमें आगे देखना चाहिए, अतीत में नहीं डूबे रहना चाहिए। आखिरकार जो मर गए हैं वो चले गए हैं और जो जिंदा हैं उन्हें बहादुरी से आगे बढ़ना चाहिए। शॉन अभी भी उदासीन लग रहा था और बोल रहा था, मैं तुम सबको दुनिया का सबसे मशहूर चोर बनने के सपने दिखाकर लाया था और उम्मीद थी कि मैं कुछ बड़ा हासिल करूंगा ताकि हम खुशियां और मुश्किलें बांट सकें। लेकिन हमारी पहली नौकरी के दौरान हेनरी की मौत हो गई और लिटिल फिश ने विश्वासघात किया। मैं उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता था, उस पर इतना भरोसा करता था, कौन सोच सकता था कि वह असल में पुलिस की अंडरकवर एजेंट है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझमें न तो काबिलियत है और न ही मैं तुम्हारा बॉस बनने के लायक हूँ। अगर मेरे बेपरवाह आदेश न होते तो ब्लू फॉक्स थीव्स ग्रुप आज इस हालत में नहीं होता। लिटिल फिश का नाम सुनकर किट्टी ने भी गुस्से से कहा, शॉन, मैंने फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया है और अब मुझे पता चला है कि उस रात लूवर संग्रहालय में हम जिस स्थिति का सामना कर रहे थे वह दरअसल अमेरिकियों द्वारा डिस्ट्रॉयर नाम के एक आदमी से निपटने के लिए किया गया एक घात था। बाद में मैंने लूवर के अंदर जिस विशालकाय आदमी को देखा वह डिस्ट्रॉयर ही था। मैंने उसका साथ दिया, उसे वह ढूंढने में मदद की जिसकी उसे तलाश थी और उसने तुम्हें लूवर संग्रहालय के अंदर से बचाया। तो लूवर में हम जिस मुसीबत में फंसे वह सिर्फ लिटिल फिश के विश्वासघात की वजह से नहीं, बल्कि उन अमेरिकियों की दुर्भावनापूर्ण साजिशों की वजह से भी थी। वे अमेरिकी हद से ज्यादा बढ़ गए हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी। कुछ सोचने के बाद शॉन ने कहा, खैर, हमारा ब्लू फॉक्स थीव्स ग्रुप अब बंद हो चुका है और अब हम कोई भी काम नहीं करेंगे। किट्टी, तुम्हारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर कौशल हैं, तुम्हारे आगे असीम संभावनाएं हैं, इसलिए अब मेरे पीछे मत आना, अपना रास्ता खुद बनाओ। freewebnovel.com। किट्टी ने शॉन का हाथ पकड़कर उसे अपनी छाती के सामने लहराते हुए विनम्रतापूर्वक विनती की, बॉस शॉन, मैं आपकी सबसे वफादार अधीनस्थ हूँ, आप मुझे छोड़ नहीं सकते। हालांकि हम अभी अस्थायी रूप से मंदी में हैं, मुझे विश्वास है कि हम निश्चित रूप से फिर से उठ सकते हैं और अपने ब्लू फॉक्स चोर समूह की प्रसिद्धि को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, इसलिए आपका अनुसरण ही वास्तविक संभावना है। शॉन ने आह भरते हुए कहा, किट्टी, जब से हमने ब्लू फॉक्स थीव्स ग्रुप बनाया है हमें एक बार भी कामयाबी नहीं मिली है। हमारी कोई कमाई नहीं हुई, बस खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से मोनालिसा चुराने की हमारी कोशिश नाकाम रही और हमें मालिक को एक बड़ी रकम देनी पड़ी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ब्लू फॉक्स थीव्स ग्रुप को बढ़ाने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ तक कि गुआम की यह यात्रा भी, जो हमने अपना दिमाग साफ करने के लिए की थी, तुम्हारे सालों की बचत से ही हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारा कोई भविष्य नहीं है। किट्टी ने समझाने की कोशिश की, बॉस शॉन, आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वह बस एक अस्थायी स्थिति है, मुझे विश्वास है कि हमारी किस्मत हमेशा इतनी बुरी नहीं रहेगी। अगर हम डटे रहे तो हम फिर से उठ खड़े हो सकते हैं। शॉन और किट्टी के बीच की बातचीत सुनकर यानफी समझ गई कि दोनों गुआम में घूमने आए हैं। फ्रांस के लूवर संग्रहालय में हुई घटना को आधे साल से ज्यादा हो गया था और वे अभी भी उस घटना से उबर नहीं पाए थे, जिससे जाहिर था कि ये दोनों स्वभाव से रूखे नहीं थे। कम से कम उन्हें अपने पार्टनर की सच्ची परवाह तो थी और इस समय भी वे एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। यान फेई को तुरंत अपनी मुश्किल का ख्याल आया और वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसे गोल्डन फिंगर की मदद तो मिली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उस पर बहुत ज्यादा निर्भर था, जिसकी वजह से मुसीबत आने पर वह दो अनजान छोटे मोटे चोरों जितना दृढ़ नहीं रह पाया। किट्टी यान फेई से भी बदतर स्थिति में थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और शॉन को फिर से संगठित होकर लड़ने के लिए मनाती रही। यान फेई को तुरंत आत्मविश्वास आ गया।
उसे पूरा यकीन था कि वह सभी बाधाओं को पार कर सकता है और चुने हुए ड्रोन अपग्रेड टेम्पलेट की स्कैनिंग पूरी कर सकता है। मानव नियति की किसी नियति से जब यान फेई अपने प्रयासों को फिर से जोड़ने के लिए तैयार हुआ, तो उसे एक समस्या का पता चला। बीदों को स्कैन करने का काम पूरा करने की कुंजी उसकी आंखों के सामने किट्टी के पास थी। यान फेई के मन में एक योजना थी, लेकिन वह सीधे उनके पास नहीं गया, बल्कि चुपचाप उनका पीछा करता रहा। अपनी मौजूदा कुशलता के चलते शॉन और किट्टी उसे देख नहीं पा रहे थे। दोपहर तक दोनों गुआम के मध्य भाग में एक छोटे से कस्बे में पहुंच गए और उस मोटल में पहुंच गए जिसे उन्होंने किराए पर लिया था। मोटल बहुत ही सुनसान और कुछ हद तक जर्जर था, जिससे ये भी पता चलता था कि उनकी आर्थिक स्थिति तंग थी। जैसे ही दोनों घर में दाखिल हुए, यान फेई ने तुरंत पास में ही एक सुनसान जगह ढूंढी और जल्दी से अपना रूप बदल लिया। अपनी काया और चेहरे की विशेषताओं को बदलकर वैसा ही दिखने लगा जैसा वह लूव्र संग्रहालय में था, सिवाय इसके कि इस बार उसने अपने चेहरे पर भूत का मुखौटा नहीं पहना था। यान फेई अपना भेष बदलने के बाद उस कमरे में लौट आया। किट्टी और शॉन सादा खाना खा रहे थे कि अचानक खिड़की अंधेरी हो गई और एक हटे कट्टे आदमी की आकृति कमरे में प्रकट हुई। शॉन चौंक गया और उसने तुरंत मेज को धक्का देकर किट्टी के सामने रक्षात्मक मुद्रा में खड़ा हो गया। freewebnovel.com। यान फेई ने हंसते हुए बदली हुई आवाज में कहा, किट्टी, बहुत समय हो गया मिलते हुए। चेहरे पर भूत का मुखौटा न पहने होने के बावजूद किट्टी को यान फी का शरीर कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन पहली नजर में वह उसे पहचान नहीं पाए। लेकिन जैसे ही यान फी ने बात की, उसे तुरंत उस रात की आवाज याद आ गई और उसने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, तुम वही बड़े आदमी हो जिसने उस रात भूत का मुखौटा पहना था। यान फेई ने कमरे में बैठने के लिए एक सोफा ढूंढा और कहा, सही है, मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने उस शाम आपके साथ सहयोग किया था, लेकिन अन्य लोग मुझे दूसरे नाम से बुलाना पसंद करते हैं, विध्वंसक। तभी शॉन को एहसास हुआ, वह अभी भी सुरक्षात्मक भाव से किट्टी के सामने खड़ा था, और उसने सावधानी से कहा, विध्वंसक, क्या वह तुम ही थी जिसने उस रात मुझे बेहोश कर दिया था? यान फेई ने शर्मीली मुस्कान के साथ अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा और कहा, शॉन, इसकी चिंता मत करो। तुम्हें समझना होगा, उस समय यह एक आपात स्थिति थी, समझाने का समय ही नहीं था। क्या मैंने तुम्हें बाद में नहीं भेज दिया था, जैसा कि वादा किया था? शॉन के पीछे से झांकते हुए किट्टी ने कहा, विध्वंसक, आप ये तो नहीं कहेंगे कि हमसे यहाँ मिलना महज एक संयोग था, है न? यान फेई रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और कहा, वास्तव में मैं विशेष रूप से आपको खोजने के लिए यहाँ आया था। किट्टी ने सावधानी से कहा, आप विशेष रूप से हमारे लिए आए हैं। आप हमसे क्या चाहते हैं? यान फेई ने कहा, मेरे पास एक कार्य का प्रस्ताव है और मुझे आश्चर्य है कि क्या ब्लू फॉक्स थीव्स ग्रुप के आप लोग इसे लेने के लिए तैयार होंगे। शॉन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, ब्लू फॉक्स थीव्स ग्रुप पहले ही बिखर चुका है। अब हम बस आम लोग हैं और किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। यान फेई कुछ निराश दिखे और बोले, ये सचमुच अफसोस की बात है। मैं इतने लंबे समय से आपकी तलाश कर रहा था, ये सोचकर कि आप 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इनाम में रुचि लेंगे। शॉन के चेहरे पर तरह तरह के भाव उभर आए, थोड़ी झिझक भी दिख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रस्ताव स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। शॉन की खामोशी देखकर किट्टी थोड़ी चिंतित हो गई और उसने पूछा, विध्वंसक, ये कौन सा काम प्रस्तावित कर रहे हो? यान फेई ने हंसते हुए कहा, मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका का एंडरसन स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बेस काफी दिलचस्प लगता है और मैं वहां जाना चाहूंगा। इसलिए काम बहुत आसान है। एंडरसन स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बेस के कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ करो और उसे अपने नियंत्रण में ले लो ताकि मैं सुरक्षित रूप से वहां प्रवेश कर सकूं और बाहर निकल सकूं। मेरे बेस से बाहर निकल जाने पर तुम्हें 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम मिलेगा। सीन ने तुरंत कहा, नहीं, अमेरिकी सेना की नियंत्रण प्रणाली में घुसपैठ करना उनके साथ आमने सामने जाने के समान है। ये काम बेहद खतरनाक है, हम इसे नहीं करेंगे। किट्टी ने कुछ हताश होकर कहा, बॉस शॉन, आपने अभी कहा कि आप हेनरी की मौत को नहीं भूल सकते, और ये लगभग ऐसा है जैसे उसे अमेरिका ने मार डाला हो। आप अमेरिका से इतना डरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उसका बदला लेने के बारे में नहीं सोचा? शॉन अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, लेकिन ये काम बहुत खतरनाक है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भाग जाएं, अमेरिकी सेना आपको पकड़ लेगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर कोई और तरीका होता तो मैं खुद ही इसे हल कर सकता था और मैं स्वाभाविक रूप से सहमत होता। लेकिन ये काम आपकी सुरक्षा के लिए खतरा है और यह ऐसी बात है जिसके लिए मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा।
शॉन की बातें सुनकर किट्टी भावुक हो गई। उसने एक पल सोचा और कहा, बॉस शॉन, आपने मुझे बड़ा होते देखा है और आपने मेरी हैकिंग स्किल्स को भी अपनी आंखों से देखा है। क्या अब आपको मेरी काबिलियत पर शक होने लगा है? आपको पता होना चाहिए कि मैं अमेरिकी सेना के कंट्रोल सिस्टम का अध्ययन कर रही हूं और मैं उनके सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ हूं और उसे हैक करने में मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि मैं इस काम में कोई गड़बड़ी नहीं करूंगी, मैं अपनी पहचान उजागर नहीं करूंगी और मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। इसके अलावा, जब डिस्ट्रॉयर ने आपको लूव्र म्यूजियम से बचाया था तो मैंने वादा किया था कि मैं उसका एहसान मानूंगी। अब जब डिस्ट्रॉयर ने मुझसे मदद मांगी है तो स्वाभाविक है कि मैं उसकी मदद करूं और उस वादे को पूरा करूं। यान फेई ने कहा, किट्टी, अगर तुम इस बार मेरी मदद करोगी तो तुमने मुझसे जो वादा किया था वह पूरा हो जाएगा और 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा अभी भी बरकरार है। शॉन किट्टी के इस जोखिम उठाने के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन वह अपनी बात का पक्का था और उसे एहसास था कि किट्टी अपना पिछला वादा निभाने पर अड़ी हुई है, इसलिए उसके पास उसे रोकने की कोशिश बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वह रुका, फिर पूछा, विध्वंसक, सच सच बताओ, एंडरसन स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बेस पर तुम असल में क्या करने वाले हो? आम लोग इतनी खतरनाक जगह में घुसने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर तुम हमें धोखा दे रहे हो और तुम्हारी असल योजना में कोई बहुत खतरनाक बात शामिल है, तो हम तुम्हारी मदद करने के बजाय खुद को अविश्वसनीय समझना ज्यादा पसंद करेंगे। यान फेई ने गंभीरता से उत्तर दिया, आपको पता ही होगा कि एंडरसन स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बेस पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण एयरफोर्स बेस है, जहां कई प्रकार के स्टील्थ विमान तैनात हैं जो अमेरिकी सेना के सर्वोच्च सैन्य रहस्यों को दर्शाते हैं। मैं बस उत्सुक हूं और उनके स्टील्थ विमानों की विशेषताओं को करीब से देखना चाहता हूं। हालांकि मेरा एक और निजी मकसद है, एक स्कैनिंग उपकरण का उपयोग करके स्टील्थ विमानों पर कुछ डेटा रिकॉर्ड करना और उनका बारीकी से निरीक्षण करना। पूरी स्कैनिंग प्रक्रिया बहुत सरल है, मैं वादा करता हूं कि यह बेस पर मौजूद स्टील्थ विमान को नहीं छुएगा, न ही कोई अलार्म बजाएगा। इसलिए बेस हमें खोज नहीं पाएगा और इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यान फेई के तर्क सुनने के बाद शॉन को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन फिर भी वह किट्टी को बातचीत के लिए अगले कमरे में ले गया। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद वे दोनों बाहर आकर यान फेई के सामने खड़े हो गए। किट्टी ने कहा, विध्वंसक, अगर तुम्हारा लक्ष्य सचमुच यही है तो हम इस अनुरोध में तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन अगर तुमने इस प्रक्रिया के दौरान कोई चाल चली और हमें फंसाने की सोची तो हम तुरंत सहयोग समाप्त कर देंगे और एंडरसन स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बेस पर सेना को तुम्हारे ठिकाने की सूचना दे देंगे ताकि तुम बच न सको। यान फेई ने दिल खोलकर हंसते हुए हाथ बढ़ाया और कहा, ठीक है। शॉन ने भी अपना हाथ बढ़ाकर यान फेई से हाथ मिलाया, लेकिन फिर कुछ अजीब अंदाज में कहा, अब जब हम साथ मिलकर काम करने के लिए राजी हो गए हैं तो क्या तुम इस काम के लिए पहले से ही कुछ जमा राशि दे सकते हो? हाल ही में हमारे पास पैसों की कमी है और हमारे पास जरूरी उपकरण खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इन सामानों के बिना हम जरूरी तैयारियां नहीं कर सकते। यान फेई एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर बोला, बस मुझे अपने बैंक खाते का विवरण दे दो। इसलिए किट्टी ने तुरंत यान फेई को एक स्विस बैंक खाता संख्या दे दी। यान फेई अगले कमरे में गया और मोबाइल फोन से पैसे ट्रांसफर करने का नाटक करने लगा। असल में उसने गुआम सागर के जलक्षेत्र में एक ड्रोन को नेटवर्क वर्ल्ड से जोड़ा और अपने गुप्त स्विस बैंक खाते से 10 लाख अमेरिकी डॉलर दिए गए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। जब तक यान फेई कमरे में लौटा, किट्टी और शॉन को सूचना मिल चुकी थी कि उनके बैंक खाते में 10 लाख अमेरिकी डॉलर जमा हो गए हैं। यान फेई ने अपनी ईमानदारी दिखाई थी और वे दोनों तुरंत उसके प्रति गर्मजोशी से पेश आए और यान फेई के साथ ऑपरेशन की बारीकियों पर चर्चा करने लगे। इसके बाद किट्टी ने अपने लैपटॉप का उपयोग करके अपने असाधारण हैकिंग कौशल का प्रदर्शन किया, यान फेई को दिखाया कि कैसे वह कुछ ही समय में एंडरसन स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बेस के केंद्रीय कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ कर सकती है, और फिर एयरफोर्स बेस पर प्रत्येक हवाई जहाज के मॉडल और मात्रा की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए सिस्टम के डेटाबेस को खंगालना शुरू कर दिया। हवाई अड्डे के रनवे पर सिर्फ विमानों के मॉडल ही नहीं थे, रनवे के पास सीलबंद हैंगरों में रखे विमानों के प्रकार भी किट्टी को साफ साफ पहचान में आ गए थे। सीलबंद हैंगरों में न सिर्फ F-22 और F-35 थे, बल्कि इस मिशन के लिए यान फेई का अंतिम लक्ष्य B-2 भी था। डेटाबेस से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ये सभी स्टील्थ विमान मॉडल नवीनतम संस्करण थे, जिन्हें विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपग्रेड किया गया था। अपने अंतिम लक्ष्य को पाकर यान फेई बेहद खुश हुआ और वह किट्टी के हैकिंग कौशल से भी चकित था।
अगर वह अकेले काम कर रहा होता तो उसके लिए अमेरिकी सेना के सिस्टम को हैक करना या B2 का पता लगाना संभव नहीं होता। उसके पास हिंसा ही एकमात्र विकल्प होता, जो गुआम की दुर्जय ताकत के सामने व्यावहारिक रूप से बेकार था। लेकिन जब यान फेई के सामने आने वाली ये दुर्गम चुनौतियां किट्टी के सामने आईं, तो सब कुछ अविश्वसनीय रूप से सरल हो गया, सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। इसने यान फेई को एक बार फिर एक विचार पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। ये जानने के बाद कि यान फेई के स्टील्थ लड़ाकू विमान को एयरफोर्स बेस के अंदर घुसने वाला है, किटी ने एंडरसन स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बेस के नियंत्रण तंत्र की जांच की और सीलबंद हैंगर खोलने के लिए पर्याप्त जगह वाले कर्मचारियों की पूरी सूची तैयार की। फिर उसने सूची में शामिल हर व्यक्ति की तुलना की और उसकी जांच की। किटी ने पहले सभी महिलाओं को बाहर रखा, फिर बाकी पुरुषों के शरीर के प्रकारों पर गौर किया। इनमें से उसने 12 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जिनकी शारीरिक बनावट यान फेई के वर्तमान कदकाठी से काफी मिलती जुलती थी। इसके बाद उसने नियंत्रण प्रणाली में उनकी वर्तमान स्थिति की जांच की और पाया कि उनमें से ज्यादातर बेस के अंदर थे, लेकिन उनमें से एक ने अभी अभी छुट्टी ली थी और उसी शाम छुट्टियों के लिए बेस से बाहर जाने वाला था। ये व्यक्ति अमेरिकी वायुसेना में एक मेजर था, जिसका नाम फेस टैलेंट था, लेकिन उसकी ऊंचाई केवल 1.8 मीटर थी, यान फेई की 2 मीटर की ऊंचाई से थोड़ी कम। इसके अलावा डेटाबेस में फेस टैलेंट की तस्वीर यान फेई जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। मूल रूप से किट्टी की योजना तब तक इंतजार करने की थी जब तक कि कुछ ऐसे लक्ष्य, जिनकी शारीरिक बनावट यान फेई से सबसे ज्यादा मिलती जुलती थी, बेस से बाहर न निकल जाएं, और फिर आगे बढ़ना बहुत सुरक्षित होता। हालांकि यान फेई के पास समय की कमी थी और वह रुक नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने फेस टैलेंट को अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। यान फेई के जिद करने पर किट्टी और शॉन के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर यान फेई और शॉन एंडरसन स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बेस के पास स्थित बार की कतारों की ओर गाड़ी चलाकर निकल पड़े। किट्टी घर पर ही रही और अपने कंप्यूटर से गुआम स्थित दूरसंचार कंपनी के सर्वर हैक कर लिए, फेस टैलेंट के मोबाइल फोन से निकलने वाले सिग्नल के जरिए उसे ट्रैक किया और उसकी मौजूदा लोकेशन का पता लगा लिया। किट्टी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में यान फेई और सीन ने एंडरसन स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बेस से ज्यादा दूर नहीं, एक बार में फेस को सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला। जब दोनों ने फेस को बार के पुरुषों के शौचालय में पाया तो वह नंगा था और एक आकर्षक हसीना के साथ घमासान युद्ध में उलझा हुआ था जिसे उसने अभी अभी उठाया था। फेस को देखते ही शॉन का सरल और ईमानदार चेहरा पल भर में गायब हो गया। वह आगे बढ़ा और एक जोरदार मुक्का मारा जिससे फेस बेखबर हो गया और बेहोश हो गया। अपनी उंगलियों के दबाव से उसने उस हसीना को, जो सब कुछ भूल चुकी थी, बेहोश कर दिया। फिर शॉन ने जल्दी से फेस को शॉर्ट्स पहनाए, अपने कपड़े एक बैग में भरे, फेस को यान फेई के साथ कंधे पर लादा और वे दोनों बाथरूम की खिड़की से बार से बाहर निकल गए। जाते समय यान फेई ने उस खूबसूरत हसीना को भी अपने कंधे पर उठा लिया और उसके सारे कपड़े अपने साथ ले गया। फिर उसने उस औरत को पास के एक सुनसान घर में छिपा दिया और उसे उसके ही कपड़ों से ढक दिया। आखिरकार यान फेई और शॉन बाहर कार में वापस आए और चुपचाप फेस को उस एकांत होटल में वापस ले आए जहां वे ठहरे हुए थे। सीन ने फेस को मेज पर लिटाया, फिर उसकी आंखें खोली। किट्टी आए और उसने गुआम की एक दुकान से खरीदे गए एक हाई डेफिनेशन कैमरे से फेस की आंखों की पुतलियों के पैटर्न कैद किए और फिर उसके उंगलियों के निशान रिकॉर्ड किए। इसके बाद सीन ने फेस को एक कुर्सी से बांध दिया और उसे जगाने से पहले उसके सिर पर एक कपड़े का थैला डाल दिया। जैसे ही फेस को होश आया, उसे एहसास हुआ कि वह हिल नहीं सकता और उसने अपने चारों ओर अंधेरा देखा। फिर उसने अपने सिर पर कपड़े का थैला देखा और उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। उसे लगा कि उसका अपहरण कर लिया गया है। हालांकि फेस 1.8 मीटर लंबा और बहुत मजबूत था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसे बांध दिया गया है, तो मारे जाने के डर से उसने दयनीय रूप से दया की भीख मांगी, ऐसी बात जिसकी उम्मीद कोई भी अमेरिकी सेना के किसी सैन्य अधिकारी से नहीं करेगा। हालांकि कमरे में मौजूद तीनों लोगों में से किसी ने भी फेस की दलीलों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही किट्टी ने नए खरीदे गए उपकरणों से फेस की आवाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग की, शॉन ने एक और मुक्का मारा जिससे फेस एक बार फिर बेहोश हो गया। इसके साथ ही एंडरसन स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बेस में यान फेई की घुसपैठ की सभी प्रारंभिक तैयारियां पूरी हो गईं। शॉन और किट्टी द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्य को देखकर यान फेई को ज्ञान और गहरी प्रेरणा मिली। हालांकि उन्होंने जो ब्लू फॉक्स थीव्स ग्रुप बनाया था, वह फ्रांस के लूवर संग्रहालय में अपने अभियान में असफल रहा, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनके पास वास्तविक विशेषज्ञता थी। उनकी असफलता को दुर्भाग्य और किसी अंदरूनी जासूस के विश्वासघात के कारण माना जा सकता है, न कि उनकी ताकत का सच्चा प्रतिबिंब।
सब कुछ तैयार होने के बाद उस शाम 9 बजे यान फेई ने दूसरे कमरे में अपना रूप बदला, फेस के कपड़े पहने और हूबहू फेस जैसा दिखने के लिए खुद को ढाल लिया। जब शॉन और किट्टी ने यान फेई को देखा, जो अब हूबहू फेस जैसा लग रहा था, तो वे उसके मेकअप कौशल से दंग रह गए। अगर फेस कुर्सी से बंधा हुआ और बेहोश न होता तो वे यान फेई को ही फेस समझ लेते जो भाग रहा है। freewebnovel.com। शॉन और किट्टी को चिंता थी कि यान फेई और फेस एक जैसे नहीं दिखते और उनके शरीर में भी फर्क है। हालांकि यान फेई ने जल्दी ही खुद को फेस जैसा बना लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें शक होने लगा कि जिस विशालकाय आकृति को वे जानते थे वह यान फेई का असली रूप है। freewebnovel.com। जब यान फेई ने खुद को हूबहू फेस जैसा बना लिया तो उसने अपनी आवाज में बदलाव करना शुरू कर दिया। किट्टी द्वारा पहले से रिकॉर्ड किए गए फेस की आवाज के ऑडियो सैंपल के साथ यान फेई ने जल्दी से अपनी आवाज को फेस से मैच करने के लिए बदल दिया। यान फेई के मेकअप कौशल से पहले ही हैरान होने के बाद शॉन और किट्टी ने यान फेई की आवाज की नकल करने की क्षमता को और भी सहजता से स्वीकार कर लिया। यान फेई की तैयारी पूरी होने के बाद तीनों ने एक बार फिर ऑपरेशन के विवरण पर चर्चा की और पुष्टि की। फिर यान फेई ने किट्टी द्वारा दिया गया कम्युनिकेटर चालू किया और एंडरसन स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बेस के पास बार में लौट आया। फेई ने बार के बाहर जो कार खड़ी की थी उसे वह एंडरसन स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बेस की ओर ले गया। जब यान फेई की कार एंडरसन स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बेस के बाहर चेकपॉइंट से गुजरी तो उसने असल में अपने पास मौजूद फेस का पहचान पत्र स्कैन करने का इरादा किया था। अप्रत्याशित रूप से 2 ड्यूटी गार्डों ने फेस को पहचान लिया। जैसे ही उन्होंने फेस को गाड़ी चलाते देखा वे तुरंत सावधान हो गए और बैरियर हटाकर उसे अंदर जाने देने से पहले सलामी दी। इस तरह यान फेई को समझ आ गया कि एक मेजर की अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कितनी ताकत होती है। किट्टी कम्युनिकेटर के जरिए निर्देश भेजती रही और यान फेई लगातार अपनी ड्राइविंग दिशा बदलता रहा। बिना किसी देरी के उसने वायुसेना अड्डे का पार्किंग स्थल ढूंढ लिया और फेस की निर्धारित जगह पर गाड़ी खड़ी कर दी, फिर अड्डे की गहराई में चला गया। रास्ते में यान फेई की मुलाकात फेस से अच्छी तरह वाकिफ कई लोगों से हुई। उन्होंने पहले यान फेई को सलाम किया, फिर एक दूसरे से दुआ सलाम की। किट्टी ने एंडरसन स्ट्रेटेजिक वायुसेना अड्डे के नियंत्रण केंद्र को पहले ही हैक कर लिया था और अड्डे के अंदर किसी भी निगरानी कैमरे को संचालित करने में सक्षम थी, इसलिए यान फेई जहां भी जाता किट्टी यान फेई के आसपास हो रही घटनाओं को देख सकती थी। freewebnovel.com। जब किट्टी ने उन लोगों को यान फेई का अभिवादन करते देखा तो उसने तुरंत कंप्यूटर सिस्टम से उन लोगों की पहचान की जांच की और यान फेई को उनकी विस्तृत जानकारी दी। यान फेई का मानसिक ढांचा बहुत मजबूत था और वह अपने ईयरपीस के जरिए किट्टी से लगातार अपने आसपास के लोगों की जानकारी लेता रहता था। इसके अलावा उसने अपनी आवाज में भी बहुत कुशलता से बदलाव किया था, जिससे वह बिना कोई खामी बताए उनसे बात कर पाता था। किट्टी की मदद से यान फेई ने सभी बाधाओं को आसानी से पार किया और रनवे के पास सीलबंद हैंगर के पास पहुंच गया, बिना किसी को कुछ भी गड़बड़ नजर आए। किट्टी के मार्गदर्शन का पालन करते हुए यान फेई एक हैंगर के सामने पहुंच गया। हैंगर अविश्वसनीय रूप से विशाल था और उसमें अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा हथियार B-2 स्टील्थ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर रखा हुआ था, जो एंडरसन स्ट्रैटेजिक एयरफोर्स बेस पर एकमात्र B-2 स्टील्थ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर भी था। यान फेई हैंगर के दरवाजे के सामने खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे खोला जाए। लेकिन किट्टी के कहने पर आखिरकार उसे हैंगर के दरवाजे पर छिपा हुआ स्मार्ट लॉक दिख गया। उसने दरवाजे पर लगे एक छिपे हुए बटन को दबाया और स्मार्ट लॉक बाहर आ गया। यान फेई अपनी पुतली को उभरे हुए स्कैनर के साथ संरेखित करने के लिए नीचे झुका। जैसे ही अंदर का आइरिस स्कैनर काम करने लगा, किट्टी ने फेस से इकट्ठा किया गया आइरिस डेटा स्मार्ट लॉक के सुरक्षा सिस्टम में तुरंत अपलोड कर दिया और स्मार्ट लॉक ने फेस की पहचान अपने आप पहचान ली। यान फेई ने स्मार्ट लॉक का पहला परीक्षण, जो आइरिस डेटा का सत्यापन था, आसानी से पास कर लिया। आइरिस सत्यापन पूरा होने और स्कैनर के वापस आने के बाद स्मार्ट लॉक से एक फिंगरप्रिंट पहचानकर्ता बाहर निकला। यान फेई ने अपना दाहिना अंगूठा बढ़ाकर फिंगरप्रिंट पहचानकर्ता पर दबाया। किट्टी ने तुरंत फेस से प्राप्त फिंगरप्रिंट स्मार्ट लॉक के सुरक्षा सिस्टम में अपलोड कर दिए। फिंगरप्रिंट पहचान सफलतापूर्वक पास हो गई और स्मार्ट लॉक का दूसरा परीक्षण पूरा हो गया। ये सब करने के बाद यान फेई ने कहा, दरवाजा खोलो। किट्टी ने समय पर फेस की आवाज का डेटा स्मार्ट लॉक के सुरक्षा सिस्टम में अपलोड कर दिया और स्मार्ट लॉक ने तुरंत फेस की आवाज की विशेषताओं को पहचान लिया। इन 3 सुरक्षा जांचों को पास करने के बाद स्मार्ट लॉक ने फेस की पहचान की पुष्टि कर दी।
चूंकि फेस एक मेजर और वायुसेना अधिकारी था जिसे सीलबंद हैंगर में बेरोकटोक प्रवेश और निकास का अधिकार था, इसलिए हैंगर के दरवाजे पर लगा इलेक्ट्रॉनिक लॉक सक्रिय होने लगा और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। इस ऑपरेशन का लक्ष्य दरवाजे के ठीक बाहर है, ये सोचकर यान फेई रोमांच से भर गया। उसने दरवाजे के पूरी तरह खुलने का इंतजार किए बिना ही झट से अंदर कदम रख दिए। जैसे ही यान फेई हैंगर में दाखिल हुआ, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। उसके दाखिल होते ही हैंगर के अंदर की लाइटें एक के बाद एक जल उठीं। हल्की रोशनी में यान फेई ने अंदर एक विशाल पंखनुमा युद्धक विमान खड़ा देखा, अमेरिकी वायुसेना का शीर्ष विमान B-2 स्टील्थ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। ये B-2 यान फेई द्वारा पहले देखे गए किसी भी विमान से बिल्कुल अलग था, न सिर्फ डिजाइन में अनोखा बल्कि आकार में भी विशाल। इसे देखते ही यान फेई की भावनाओं में एक नई लहर दौड़ गई। यान फेई की तमाम मेहनत के बाद आखिरकार उसकी नज़र अपने ड्रोन के आगामी अपग्रेड के मॉडल पर पड़ी। ये जानते हुए कि उसका समय सीमित था, उसने अपने मन की उत्तेजना को दबाते हुए आगे बढ़कर विशाल B-2 स्टील्थ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की नाक के सामने खड़ा हो गया। दूर से देखने पर B-2 एक सपाट ढांचे जैसा लग रहा था, ज्यादा ऊंचा नहीं। हालांकि असल में इसकी ऊंचाई 5 मीटर से ज्यादा थी, लगभग 3 मंजिला इमारत के बराबर। B-2 की नाक के नीचे खड़े होकर यान फेई एक बच्चे जैसा छोटा लग रहा था। इस हैंगर में संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के शस्त्रागार में सबसे भयावह उच्च तकनीक वाला हथियार B-2 स्टील्थ बॉम्बर रखा गया था। B-2 की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैंगर के अंदर निगरानी कैमरे लगाए गए थे। ये कैमरे वायुसेना बेस के नियंत्रण केंद्र से जुड़े थे। इस प्रकार हैंगर के भीतर किसी भी गड़बड़ी का केंद्र में मौजूद निगरानी कर्मियों द्वारा तुरंत पता लगाया जा सकता था। लेकिन किट्टी को इस बात का अंदाजा था। उसके नियंत्रण में गोदाम के अंदर की निगरानी फुटेज में यान फेई द्वारा ताला खोलने की प्रक्रिया शुरू करने के क्षण से ही छेड़छाड़ की गई थी और उसे बार बार एक काली स्थिर तस्वीर से बदल दिया गया था। सुरक्षा कर्मचारियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गोदाम में कोई पहले ही घुस चुका है। यान फेई को पता था कि एयरफोर्स बेस के कर्मचारी अब गोदाम के अंदर नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उसने ध्यान रखा कि किट्टी, जो पीछे से कंप्यूटर चला रही थी, अब भी उसकी हरकतें देख सकती है। किट्टी का शक न बढ़े, इसके लिए उसने जेब से लाल बत्ती वाला एक स्कैनर निकालने का नाटक किया, उसे अपनी आंखों के सामने रखा और फिर ड्रोन की वर्चुअल स्क्रीन चालू कर दी। वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन पर B-2 आइकन को छूने पर एक स्कैनिंग विकल्प दिखाई दिया। उसने स्कैन पर टैप किया और अचानक उसकी आंखों से एक लाल रोशनी निकली जो B-2 स्टील्थ बॉम्बर पर घूम रही थी और उसे आगे से पीछे तक धीरे धीरे और पूरी तरह से स्कैन कर रही थी। इस बीच यान फेई ने अपने हाथ में मौजूद बिल्कुल बेकार स्कैनर को भी चालू कर दिया, जिससे बॉम्बर पर एक लाल रोशनी चमक उठी। निगरानी कैमरे के उस कोण से जहां किट्टी खड़ी थी, उसने B-2 स्टील्थ बॉम्बर पर 2 लाल किरणें दिखाईं जो उसे स्कैन कर रही थीं। यान फेई को बिना हिले डुले अपनी शुरुआती मुद्रा में देखकर उसने अनुमान लगाया कि वह हाथ में डिवाइस लेकर B-2 को स्कैन कर रहा है और उसने इस बारे में और कुछ नहीं सोचा। गोदाम में यान फेई की आंखों से निकली लाल रोशनी ने धीरे धीरे B-2 स्टील्थ विमान को स्कैन किया। बमवर्षक के विशाल आकार को देखते हुए स्कैन बहुत धीमी गति से हो रहा था। सौभाग्य से स्कैन एक बंद गोदाम के अंदर था, अगर यह बाहर खुले रनवे पर होता तो B-2 पर चमकती लाल रोशनी तुरंत दिखाई देती। यान फेई इसी मुद्रा में रहा, हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे डर था कि कहीं कोई खराबी ना आ जाए और स्कैन दोबारा शुरू न करना पड़े। उसने गोदाम के बाहर किसी भी तरह की आवाज पर ध्यान से सुनते हुए, किसी भी अनहोनी से सावधान रहते हुए B-2 को स्कैन किया। खुशकिस्मती से बाहर से कोई आवाज नहीं आई। यान फेई लगभग 10 मिनट तक स्थिर रहे जब तक कि ड्रोन ने B-2 स्टील्थ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर का स्कैन पूरा नहीं कर लिया। स्कैन के बाद लाल बत्ती गायब हो गई और वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन पर B-2 की एक पूरी होलोग्राफिक छवि दिखाई दी जिस पर विभिन्न विशिष्ट डेटा बिंदु अंकित थे। यान फेई ने B-2 अपग्रेड टेम्पलेट चुना और B-2 के भौतिक स्कैन के बाद बाकी 4 स्टील्थ विमानों की तस्वीरें अपग्रेड टेम्पलेट से गायब हो गईं, केवल B-2 ही बचा। freewebnovel.com। अपग्रेड टेम्पलेट सेट होते ही ड्रोन की वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन पर नए बदलाव दिखाई देने लगे। हालांकि यान फेई अभी भी एक खतरनाक जगह पर था और जाहिर है कि इन बदलावों का अध्ययन करने का समय नहीं था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए नकली स्कैनर को बंद कर दिया और उसे दूर रख दिया। किट्टी के निर्देश का पालन करते हुए उसने गोदाम का दरवाजा अंदर से खोला, गोदाम से बाहर निकला, पार्किंग की ओर बढ़ा और एंडरसन स्ट्रैटेजिक एयरफोर्स बेस से निकल गया। रात के लगभग 10 बज रहे थे
जब गेट पर खड़े पहरेदारों ने यान फेई को फिर जाते देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाया और मजाक में कहा कि वह बाहर रात बिताने जा रहा है। गाड़ी चलाने से पहले यान फेई ने उनसे थोड़ी देर हंसी मजाक की। यान फेई को B2 की स्कैनिंग प्रक्रिया काफी मुश्किल लगने की उम्मीद थी। हैरानी की बात यह थी कि किट्टी और शॉन की मदद से पूरी प्रक्रिया बेहद आसान साबित हुई, जिससे उसकी अपनी डिस्ट्रॉयर टीम बनाने की इच्छा और मजबूत हो गई। सबकी संयुक्त ताकत से वे उससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकते थे जितना वह अकेले कर सकता था। एंडरसन स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बेस से सुरक्षित दूरी पर पहुंचने के बाद यान फेई ने राहत की सांस ली, अपना कम्युनिकेटर उठाया और कहा, किट्टी, शॉन, आज रात तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मेरा काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं वादा किया गया इनाम तुरंत तुम्हें दे दूंगा। साथ ही मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि आज रात एयरफोर्स बेस की मेरी यात्रा की सारी फुटेज डिलीट कर दो और ऐसे सभी निशान मिटा दो जिनसे हमारा पता चल सकता हो, वरना भविष्य में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर तुम्हें कभी कोई मुश्किल आए और मेरी मदद की जरूरत पड़े तो कृपया इस ईमेल पते पर एक SOS भेज दो। यान फेई ने किट्टी के साथ एक गुप्त ईमेल पता साझा किया, फिर अपना कम्युनिकेटर निकाला और अपने शरीर को उसके मूल रूप में वापस कर लिया। उसने फेस की कार एक गुप्त स्थान पर खड़ी की, बाहर निकला और कुछ छलांगे लगाकर एक चट्टान से समुद्र में छलांग लगा दी। जैसे ही यान फेई पानी में उतरने ही वाला था, सतह पर लहरें उठीं और एक विशाल ड्रोन उभरा, हवा में मडराते हुए यान फेई को अपनी चपेट में ले लिया। फिर ड्रोन फिर से पानी में डूब गया, तेजी से समुद्र की सतह से 600 मीटर नीचे गोता लगाते हुए, और तेजी से समुद्र तल के साथ आगे बढ़ता गया, गुआम के प्रादेशिक जल को बहुत पीछे छोड़ता हुआ। गुआम में किट्टी यान फेई के समाप्त हुए संचार को कुछ भावशून्य भाव से देखती रही। उसे उम्मीद नहीं थी कि यान फेई ने एंडरसन स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बेस के हैंगर में B2 को देखा था। हालांकि उसने लाल बत्ती उत्सर्जित करने वाले उपकरण से B2 को स्कैन किया था, लेकिन उसने बॉम्बर को कभी छुआ तक नहीं था। यान फेई की हरकतें उसके घोषित कार्य की सीमा के भीतर ही रहीं। किट्टी शॉन को भागने में मदद करने के एहसान का बदला चुकाने के लिए, भले ही ऑपरेशन के दौरान उसकी हरकतें एक सीमा पार कर गई हों, उसे भागने में मदद करने के लिए तैयार थी, लेकिन पूरा मामला इतना सीधा सादा निकला। तभी शॉन को उनके बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर होने का अलर्ट मिला। गौर से देखने पर पता चला कि 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर जमा हो चुके थे। जब किट्टी को ये खुशखबरी पता चली तो वह दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विध्वंसक का असल इरादा क्या था। हालांकि उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उसने उस शाम यान फेई की गतिविधियों के सभी फुटेज तुरंत डिलीट कर दिए और अमेरिकी सैन्य नियंत्रण केंद्र में उसकी घुसपैठ का कोई भी निशान मिटा दिया। ड्रोन तेजी से पानी के नीचे डूब गया और कुछ ही देर में गुआम से काफी दूर निकल गया। गुआम स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे से पर्याप्त दूरी पर पहुंचने के बाद ही ड्रोन ने आगे बढ़ना बंद किया और फिर समुद्र की सतह से 600 मीटर नीचे स्थिर हो गया। यहीं पर ड्रोन ने गुआम में अमेरिकी सेना के खतरे से खुद को पूरी तरह मुक्त कर लिया। freewebnovel.com। तभी यान फेई ने अपनी तनी हुई मांसपेशियों को ढीला छोड़ा, क्योंकि उस रात उसका ऑपरेशन आखिरकार सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका काम इतनी आसानी से हो जाएगा और उसकी सारी गुप्त योजनाएं निरर्थक हो जाएंगी। हालांकि यही वह नतीजा था जिसकी उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। आखिरकार वह नहीं चाहता था कि हर मिशन अप्रत्याशित घटनाओं से भरा हो जो उसे मुश्किल में डाल दे। निश्चिंत होकर यान फेई ने ड्रोन के अपग्रेड के बाद हुए बदलावों का निरीक्षण करना शुरू किया। यान फेई ने ड्रोन अपग्रेड के लिए B2 स्टील्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को टेम्पलेट के रूप में चुना और अमेरिकी वायुसेना बेस के हैंगर में B2 स्टील्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का ऑन साइट स्कैन किया, तो बाकी 4 स्टील्थ बॉम्बर्स की तस्वीरें अपग्रेड टेम्पलेट से गायब हो गईं और सिर्फ B2 का डिजाइन ही बचा। ड्रोन अपग्रेड टेम्पलेट का चयन और स्कैनिंग पूरा होने के बाद ड्रोन अपग्रेड बटन अभी भी ग्रे और क्लिक करने योग्य नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अपग्रेड बटन के बगल में एक चमकदार लाल प्रश्न चिन्ह अब नए पार्ट स्पष्टीकरण प्रदर्शित कर रहा था। इस उन्नयन के लिए आवश्यक कच्चा माल: सोना 1000 टन, विशेष मिश्र धातु 10,000 टन, जैव सामग्री 10,000 टन। विशेष वस्तुएं 3 टुकड़े पहले से प्राप्त। सभी पूर्व कार्य पूरे करने के बाद ये ड्रोन अपग्रेड का अंतिम चरण था। ये ड्रोन अपग्रेड के लिए आवश्यक कच्चे माल की मात्रा भी थी। जब तक कच्चे माल की ये जरूरतें पूरी हो जाती, ड्रोन को फिर से अपग्रेड किया जा सकता था। हालांकि जब यान फेई ने इस अंतिम अपग्रेड की स्थिति देखी तो वह कुछ हद तक हैरान रह गया। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि ड्रोन का अपग्रेड बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, उसने यह नहीं सोचा था कि अंतिम अपग्रेड की स्थिति इतनी कठिन होगी।
इसके लिए न केवल विशेष वस्तुओं की आवश्यकता थी, बल्कि जैव सामग्री और विशेष मिश्र धातुओं की भी, और सबसे महत्वपूर्ण 1000 टन सोने की भी। अब तक यानफी को ड्रोन के अपग्रेड और कच्चे माल के बीच के संबंध की समझ नहीं थी। विशेष मिश्र धातु एक चीज थी, लेकिन सोना तो बस एक कीमती धातु थी। ड्रोन जैसी उच्च तकनीक वाली वस्तु को अपग्रेड करने के लिए इतने सोने की जरूरत कैसे पड़ सकती है? क्या ये सोना किसी को मुआवजे के तौर पर दिया जाना था और फिर उसे अपग्रेडेड ड्रोन मिल गया? इसके अलावा इस ड्रोन अपग्रेड में जैविक पदार्थों की उपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि शायद अपग्रेड के बाद ड्रोन में किसी जैविक प्राणी के गुण आ जाएंगे। अपनी आंतरिक शिकायतों के बावजूद यानफेई ने इन कच्चे माल की स्थिति की बारीकी से जांच की। विशेष मिश्र धातु के लिए विशिष्ट आंकड़े पहले ही सटीक रूप से सूचीबद्ध किए जा चुके थे। यानफेई ने तुरंत सहायक मस्तिष्क के डेटाबेस की खोज की, जिसमें इंटरनेट से डाउनलोड किया गया डेटा था। सहायक मस्तिष्क की कुशल खोज क्षमताओं के साथ उन्होंने जल्दी से पाया कि इस प्रकार का विशेष मिश्र धातु चीन में पहले से ही घरेलू स्तर पर बिक्री के लिए उपलब्ध था, और केवल एक कंपनी इसका उत्पादन नहीं कर सकती थी, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि आपूर्ति में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि इस विशिष्ट धातु की कीमत कुछ अधिक थी, प्रत्येक टन की कीमत 50,000 से अधिक थी। लेकिन यानफेई, जो संभवतः चीन के भविष्य के सबसे अमीर आदमी थे, इसे वहन कर सकते थे। सभी 10,000 टन विशेष मिश्र धातु खरीदने में उन्हें केवल 500 मिलियन RMB खर्च करने पड़ते। जहां तक जैव पदार्थों की बात है तो ये बहुत सीधा सादा था। किसी भी पौधे को जैव पदार्थ माना जा सकता था। आखिरकार दुनिया में पौधों की कोई कमी नहीं थी। यानफेई को बस थोड़े से पैसे खर्च करके तरह तरह के पेड़ इकट्ठा करने थे, और 10,000 टन इकट्ठा करने के बाद जैव पदार्थों की जरूरत पूरी हो जाती। चाहे वह विशेष मिश्र धातु हो या जैव सामग्री, यानफेई के लिए दोनों में से कोई भी समस्या नहीं थी। अगर वह पैसा खर्च करने और कुछ समय इंतजार करने को तैयार था, तो वह आसानी से अपनी जरूरत की सभी चीजें इकट्ठा कर सकता था। अपग्रेड सामग्रियों में सबसे मुश्किल चीज थी 1000 टन सोना। वर्तमान में चीन में सोने की घरेलू कीमत 300 युआन प्रति ग्राम से ज्यादा थी। एक टन सोने की कीमत लगभग 30 करोड़ युआन थी, और 1000 टन सोने की कीमत 300 अरब युआन यानी 40 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा हो सकती थी। freewebnovel.com। यानफेई ने एक बार जापान के ओगावा बैंक से कई दर्जन टन सोना लूट लिया था। पिछले ड्रोन अपग्रेड में कुछ सोना इस्तेमाल करने के बाद उसके पास लगभग 20 टन सोना बचा था, जो यूनिवर्सल स्पेस में सुरक्षित रूप से जमा था। हालांकि ये बचे हुए सोने के भंडार जरूरत के 1000 टन के सामने एक बूंद के समान थे और पूरी तरह से अपर्याप्त थे। यानफेई ने पहले ही हत्यारे संप्रदाय की संपत्ति को साफ करके यूरोप में खूब दौलत कमाई थी, और दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो गठबंधन द्वारा दी गई 10 अरब अमेरिकी डॉलर की सट्टेबाजी निधि से उसने पहले ही 20 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा जमा कर लिए थे। फिर भी इतनी धनराशि के साथ भी ये सोना खरीदने के लिए जरूरी राशि के आधे से भी कम था। आज की आर्थिक अस्थिरता भरी दुनिया में सोना एक ठोस मुद्रा होने के कारण लगातार कीमती होता जा रहा है, और सोना रखने वाले इसे बेचने से कतराते हैं। इसलिए अगर यानफेई के पास दुनिया भर में सोना खरीदने के लिए पर्याप्त धन भी होता, तो भी यह संदिग्ध है कि कोई भी उसे सोना बेचने को तैयार होगा। अगर उसके सोना खरीदने के प्रयासों की खबर लीक हो जाती, तो 1000 टन सोना खरीदने के लिए उसे जो कीमत चुकानी पड़ती, वह 40 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा हो सकती थी। इसलिए यानफेई के लिए 1000 टन सोना एक बहुत ही कठोर मांग लग रही थी, जिसे वह अपनी मौजूदा दौलत से पूरा नहीं कर सकता था। समय तक यानफेई नाराज नहीं बल्कि भाग्यशाली महसूस कर रहा था। उसे खुशी थी कि उसने ड्रोन अपग्रेड के लिए 3 जरूरी चीजें पहले ही इकट्ठा कर ली थीं। वरना अगर वह ड्रोन अपग्रेड टेम्पलेट स्कैन करके 1000 टन सोना भी हासिल कर लेता, तो भी ड्रोन अपग्रेड नहीं हो पाता। ये सर्वविदित है कि अपग्रेड के लिए हर जरूरी चीज मिलना मुश्किल है, और संयोगवश भाग्य की संभावना होने पर भी पूरी दुनिया का मालिक यानफेई शायद एक भी खास चीज हासिल न कर पाए। फिर यानफेई ने 1000 टन सोना हासिल करने के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। उसके पास खुद इतना सोना नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसके पास सोना नहीं था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह दूसरों के पास मौजूद सोने को अपना बनाने के दूसरे तरीके नहीं खोज सकता था। यह एहसास होने पर कि वह कानूनी तौर पर 1000 टन सोना हासिल नहीं कर सकता, यानफेई के मन में तुरंत डकैती का विचार आया। पिछले ड्रोन अपग्रेड के लिए जरूरी कच्चे माल की तरह यानफेई डकैती के जरिए इतनी बड़ी मात्रा में सोना हासिल करना चाहता था। 1000 टन सोने की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और दुनिया के ज्यादातर देशों के पास इतना बड़ा स्वर्ण भंडार नहीं है।
जिन देशों के पास इतना बड़ा भंडार है भी, वे उसे अलग अलग जगहों पर फैला देते हैं और एक जगह पर कभी भी 1000 टन से ज्यादा सोना जमा नहीं करते। इसलिए यान फेई ने ऑक्सिलरी ब्रेन के डेटाबेस में खोज शुरू की और ज्यादातर जगहों को खंगालने के बाद उसे एक ऐसी जगह मिल गई जहां उसकी विशाल जरूरत पूरी करने लायक सोना था। ये जगह थी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का भूमिगत स्वर्ण भंडार। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक 33 लिबर्टी स्ट्रीट पर स्थित है, जो 12 मंजिला ग्रेनाइट से बनी इतालवी पुनर्जागरण शैली की इमारत है। सुरक्षा के लिए ये तिजोरी जमीन से 25 मीटर नीचे ग्रेनाइट की परत में स्थित है। इसकी दीवारें विशाल स्टील प्रबलित कंक्रीट के पुर्जों से बनी हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 100 टन तक है। तिजोरी का दरवाजा और भी बड़ा स्टील प्रबलित कंक्रीट का बना है, जिसका वजन 200 टन है। दरवाजा खुद 90 टन का स्टील का सिलेंडर है, जिसके बीच में तिजोरी तक जाने के लिए एक संकरा रास्ता है। दरवाजा बंद होते ही तिजोरी अपने आप हवारोधी हो जाती है और अगर कोई चोर मजबूत दीवारों को पार भी कर जाए तो उसका तुरंत दम घुट जाएगा। वर्तमान में न्यूयॉर्क का भूमिगत भंडार दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारण स्थल बन गया है, जिसमें 80 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का लगभग 7000 टन सोना रखा हुआ है। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के भूमिगत स्वर्ण भंडार के अलावा दुनिया में सचमुच कोई और जगह नहीं है जहां 1000 टन सोना हो। इसलिए जब यान फेई को अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित दुनिया का ये सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला तो उसने तुरंत इसे लूटने का अपना निशाना बना लिया। अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद यान फेई को इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए तेजी से काम करना था। उसने सबसे पहले ऑक्सिलरी ब्रेन में इस मिशन के लिए प्रस्थान मार्ग निर्धारित किया, फिर ड्रोन को समुद्र की सतह से 600 मीटर नीचे से तेजी से ऊपर चढ़ने के लिए नियंत्रित किया। पानी को चीरते हुए और हवा में मंडराते हुए उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी स्थान की ओर कम ऊंचाई पर समुद्र के किनारे उड़ान भरना शुरू किया। यान फेई पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कई बड़े संघर्षों का कारण बन चुके थे, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ था। और एक चीनी व्यक्ति होने के नाते जब संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के उदय को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे निशाना बना रहा था, तो स्वाभाविक रूप से यान फेई के मन में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी। दोनों के बीच की असहनीय शिकायतों का मतलब था कि संयुक्त राज्य अमेरिका जितना अधिक पीड़ित होता, यान फेई उतना ही अधिक प्रसन्न होता। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका से सोना जब्त करने को लेकर उनके मन में कोई अपराधबोध नहीं था, खासकर जब वह सोना संयुक्त राज्य अमेरिका का नहीं था, बल्कि अन्य देशों या संगठनों के लिए उनके पास था। गुआम में स्थानीय समयानुसार रात के 10 बज रहे थे और ड्रोन का दिन भर का डेटा रिफ्रेश होने में अभी 2 घंटे बाकी थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए ड्रोन को चाहे कोई भी रास्ता अपनाया जाए 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भरनी थी। इसलिए यान फेई को ड्रोन के ऊर्जा बिंदुओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करना था। रास्ते में किसी भी और देरी से बचने के लिए उसे जल्दी से ड्रोन का डेटा रिफ्रेश होने से पहले ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करनी थी। गुआम से न्यूयॉर्क तक कई अलग अलग उड़ान मार्ग हैं, लेकिन सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यान फेई ने बेरिंग जलदमरुमध्य मार्ग नहीं लिया, जो वास्तव में करीब है, बल्कि इसके बजाय प्रशांत महासागर को पार करना, पनामा नहर से मेक्सिको की खाड़ी तक जाना, फिर अटलांटिक महासागर में प्रवेश करना और अंत में न्यूयॉर्क पहुंचना चुना। ड्रोन गुआम में अमेरिकी सैन्य अड्डे से पहले ही निकल चुका था, जिससे वह इलाका अब बिल्कुल खाली और बेहद सुरक्षित हो गया था। यान फेई को पकड़े जाने का जरा भी डर नहीं था और उसने ड्रोन को ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ाने के लिए नियंत्रित करना शुरू कर दिया। ड्रोन रात में प्रशांत महासागर के ऊपर तेजी से उड़ा और 1 घंटे में 3672 किलोमीटर की दूरी तय की। गुआम में स्थानीय समयानुसार रात के 12 बजे तक ड्रोन 7344 किलोमीटर पूर्व की ओर उड़ चुका था। इस समय ड्रोन अमेरिकी महाद्वीप के बहुत करीब था और मैक्सिकन क्षेत्र तक पहुंचने से पहले बस कुछ 100 किलोमीटर और आगे था। जब गुआम में रात के 12 बज रहे थे, ड्रोन हवा में रुक गया, आगे बढ़ना बंद कर दिया और लटक गया, जिससे उसका सारा डेटा तुरंत रिफ्रेश हो गया। ड्रोन ने अपनी चरम लड़ाकू क्षमता पुनः प्राप्त कर ली। फिर ड्रोन ने अपनी गतिशीलता फिर से शुरू कर दी और नए जोश के साथ अमेरिकी महाद्वीप की ओर उड़ान भरने लगा। freewebnovel.com। ड्रोन अमेरिकी महाद्वीप को पार करके संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क पहुंचना चाहता था। सबसे तेज तरीका सीधे अमेरिकी क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरना होता, जिससे चक्कर लगाने से बचा जा सकता था। हालांकि अमेरिकी महाद्वीप अमेरिका का पिछवाड़ा है और वहां की सुरक्षा अभेद्य कही जा सकती है। कोई भी अमेरिकी सेना के रडार को दरकिनार करके चुपके से उनके क्षेत्र को पार करके पूर्वी तट तक नहीं पहुंच सकता।
यहाँ तक कि अमेरिकी महाद्वीप के उन हिस्सों पर भी जो अमेरिकी क्षेत्र नहीं है, अमेरिकी सेना ने बेहद सटीक रडार पहचान उपकरण लगाए हैं, जो मुख्य भूमि को पार करने की कोशिश कर रहे किसी भी ड्रोन पर नजर रख सकते हैं। इसलिए अगर ड्रोन पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क पहुंचना चाहता था तो उसे पानी के भीतर यात्रा करने की अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करना पड़ा और मध्य अमेरिका में पनामा नहर के तल से होते हुए अटलांटिक महासागर में प्रवेश करना पड़ा। 1 घंटे बाद ड्रोन पनामा नहर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया और पानी के नीचे यात्रा कर रहा था। यान फेई ने वही पुरानी चाल अपनाई, ड्रोन को एक विशाल मालवाहक जहाज के नीचे छिपाकर पनामा नहर में प्रवेश किया। हालांकि उस समय तक अमेरिका में स्थानीय समयानुसार सुबह के 10 बज चुके थे और हवा से दृश्य अद्भुत था। इसलिए पनामा नहर में प्रवेश करने के बावजूद ड्रोन ने खुद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, बल्कि मालवाहक जहाज के नीचे छिपकर धीरे धीरे पनामा नहर से गुजरता रहा। 3 घंटे बाद ड्रोन पनामा नहर से पूरी तरह निकलकर कैरिबियन सागर में प्रवेश कर गया। फिर ड्रोन फिर से सतह पर आया और समुद्र के ऊपर नीचे की ओर उड़ान भरी। यान फेई सावधानी से जमैका से होते हुए, हैती और क्यूबा के बीच के जलदमरुमध्य से होते हुए, बहामास को पार करते हुए अंततः अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचा। फिर ड्रोन तेजी से उत्तर की ओर न्यूयॉर्क की ओर बढ़ा। 2 घंटे बाद ड्रोन आखिरकार न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंच गया। लंबी यात्रा के बाद ड्रोन के ऊर्जा बिंदु लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे और अब वह काम नहीं कर सकता था। उसे समुद्र की सतह के ठीक नीचे छिपकर ड्रोन के डेटा रिफ्रेश होने का इंतजार करना पड़ा। समय क्षेत्र के अंतर के कारण जब यान फेई गुआम से रवाना हुआ तो स्थानीय समयानुसार रात के 10 बज रहे थे और जब तक वह न्यूयॉर्क की लंबी दूरी तय करके पहुंचा तब तक पिछले दिन की शाम के 5 बज चुके थे। यान फेई ने ड्रोन को कुल 10 घंटे तक कई चरम उड़ानों के जरिए नियंत्रित किया, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति काफी कम हो गई। उस समय तक आमतौर पर ऊर्जावान रहने वाला यान फेई भी थक चुका था। इसलिए उसने ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष से कुछ पहले से तैयार खाना निकाला, जल्दी जल्दी खाया और फिर ड्रोन कॉकपिट में सोने लगा, अपनी आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए नींद का इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क के स्थानीय समयानुसार रात 8 बजे तक न्यूयॉर्क शहर का आसमान अंधेरा हो चुका था और सड़कें सुबह की रोशनियों से जगमगा रही थीं, जो न्यूयॉर्क को एक शानदार भव्यता से सजा रही थीं। यान फेई समय पर जागा और उसने पाया कि झपकी लेने के बाद उसकी सभी शारीरिक गतिविधियां पूरी तरह से ठीक हो गई थीं, जिससे उसे अपने आगामी कार्यों की सफलता दर में सुधार करने में मदद मिली। घंटों के आराम के बाद यान फेई अपनी पूरी स्थिति में आ गया था। उसने सबसे पहले ड्रोन की दृष्टि से समुद्र की सतह पर स्थिति का निरीक्षण किया। कुछ भी असामान्य न पाकर वह उठा, ड्रोन कॉकपिट से बाहर निकला और समुद्र में उतर गया। यान फेई ने उसकी दिशा पहचान ली और समुद्र में तेजी से तैरने लगा। अपने वर्तमान कौशल के साथ उसकी तैरने की गति पहले से ही अधिकांश मछलियों के बराबर थी। यान फेई तेजी से पानी में आगे बढ़ा और 20 मिनट बाद वह न्यूयॉर्क के एक सुनसान समुद्र तट पर पहुंच गया। यहां वह उतरा और आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उतरने के बाद यान फेई एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया, जल्दी से सूखे कपड़े पहने और फिर अपने शरीर की हड्डियों, डायाफ्राम और मांसपेशियों के ऊतकों को अपने शरीर के आकार में ढालने के लिए समायोजित किया। इसके बाद उसने मेकअप किया और एक युवा कोकेशियान पुरुष का रूप धारण कर लिया। अपना रूपांतरण पूरा होने के बाद यान फेई ने ध्यान से खुद को जांचा कि कहीं कोई खामी तो नहीं है। कोई खामी न पाकर वह उठा और ऊपर वाली गली की ओर चल पड़ा। एक पल रुकने के बाद उसने एक गुजरती हुई टैक्सी पकड़ी। अश्वेत ड्राइवर की शोरगुल भरी बातचीत के बीच वह अपने अंतिम गंतव्य न्यूयॉर्क लिबर्टी एवेन्यू पर पहुंच गया। हालांकि यान फेई ने लिबर्टी एवेन्यू के 33 नंबर प्रवेश द्वार के सामने उतरने का फैसला नहीं किया, बल्कि एवेन्यू में प्रवेश करते ही उतर गया, जहां से उसे न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक दिखाई दे रहा था। इस समय यान फेई न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक से अभी भी कुछ 100 मीटर की दूरी पर था, लेकिन उसकी असाधारण दृष्टि के कारण दूर का बैंक उसके बिल्कुल सामने जैसा ही लग रहा था और वह इमारत का हर विवरण आसानी से देख सकता था। उसके नीचे, जमीन से 25 मीटर नीचे, सोने से बनी सोने की ईंटों से बनी प्रसिद्ध भूमिगत स्वर्ण तिजोरी थी। न्यूयॉर्क के स्थानीय समयानुसार रात के 9 बजे के बाद का समय था, जो शहर की नाइटलाइफ का चरम था। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में रातें कुछ अलग थीं। अमेरिकी लोग घरों के अंदर ही इकट्ठा होना पसंद करते थे, जिससे सड़कें खाली और सुनसान लगती थीं, मानो आसपास कोई हो ही न। इसके विपरीत, अपनी बड़ी आबादी के बावजूद चीनी लोग ज्यादातर बाहरी गतिविधियों का आनंद लेते थे,
जिसके परिणामस्वरूप घर के अंदर और बाहर दोनों ही जगहें भीड़ से भरी, जीवंत और ऊर्जावान रहती थीं। यान फेई न्यूयॉर्क की सड़कों पर खड़ा था, खालीपन के बीच कुछ अकेलापन महसूस कर रहा था। ये जानते हुए कि फेडरल रिजर्व बैंक के पास निगरानी कैमरे लगे होंगे, वह किसी को शक नहीं होने देना चाहता था। इसलिए एक आम राहगीर की तरह उसने बैंक के आसपास के इलाके पर एक नजर डाली और फिर अपना सिर घुमाकर पास ही सड़क किनारे बने एक बार की ओर चल दिया, जहां वह अंदर ही रुकने लगा। परेशानी से बचने के लिए यान फेई ने जिस कोकिशियान पुरुष का रूप धारण किया था, उसे जानबूझकर बदसूरत बना दिया गया था और बार में शराब मंगवाने के बजाय उसने एक सॉफ्ट ड्रिंक पी ली, जिसकी वजह से बार में मौजूद कुछ युवतियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बार के आसपास अक्सर घूमने वाली कुछ उम्रदराज वेश्याएं ही उसके पास आती थीं, उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल करती थीं और जानबूझकर उसके शरीर को छूती थीं। हालांकि यान फेई के रूखे रवैये और लहजे के कारण वे जल्द ही दूर हो जाती थीं। कुछ कोशिशों के बाद बार में कोई भी यान फेई से बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन यह उसे ठीक लगता था। यान फेई अमेरिकी बार संस्कृति का अनुभव करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बार में गया था क्योंकि सड़क के सामने वाली जगह से उसे शानदार नज़ारा दिखाई देता था। खिड़की के शीशे से उसे दूर न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व बैंक दिखाई दे रहा था। वह यहाँ खुफिया जानकारी इकट्ठा करने आया था। सड़क के सामने वाली खिड़की के पास बैठकर यान फेई ने अपनी ड्रिंक की चुस्कियां ली और बाहर कड़ी नजर रखी, जिससे उसे फेडरल रिजर्व बैंक की जमीनी स्थिति की अच्छी समझ हो गई। फिर यान फेई ने अपना बिल चुकाया, बार से निकला और न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के पास सबवे स्टेशन चला गया। उसने बैंक के आसपास कई सबवे लाइनें लगाईं ताकि आसपास के इलाके का अच्छी तरह से जायजा ले सके। यान फेई ने 1000 टन सोना हासिल करने के लिए उस जगह की खोज में काफी समय बिताया। दुनिया में सोने का सबसे ज्यादा भंडार होने के कारण ये जगह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी और इसलिए इसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। दूसरी जगहों से अलग यहां सीधे घुसना नामुमकिन था। अगर यान फेई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता तो उसे कई तरह की घातक गोलाबारी का सामना करना पड़ सकता था और अपने हुनर के बावजूद ड्रोन की मदद के बिना उसकी मौके पर ही मौत हो सकती थी। इसके अलावा अब एक असफल मिशन का मतलब हमेशा के लिए मौका गंवाना हो सकता था। यान फेई ने भूमिगत स्वर्ण भंडार के आसपास के इलाके का बारीकी से अध्ययन किया और समय बीतता गया। अनजाने में न्यूयॉर्क के स्थानीय समयानुसार आधी रात हो गई, लेकिन ड्रोन डेटा अपडेट नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यान फेई गुआम से रवाना हुए थे, जो न्यूयॉर्क के समय से 14 घंटे आगे था। इसलिए उन्हें ड्रोन डेटा रिफ्रेश होने के लिए 14 घंटे और इंतजार करना पड़ा, जो न्यूयॉर्क के समयानुसार दोपहर 2 बजे होगा। freewebnovel.com। ड्रोन के ऊर्जा बिंदु अब कम पड़ गए थे और शेष बिंदुओं का उपयोग समुद्री जल के दबाव को झेलने के लिए करना था। परिणामस्वरूप क्वांटम रडार का उपयोग नहीं किया जा सका और सहायक मस्तिष्क के डेटाबेस में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के भूमिगत स्वर्ण भंडार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये नेटवर्क वर्ल्ड तक पहुंचकर और अधिक डेटा डाउनलोड नहीं कर सका और इस प्रकार ये फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में और अधिक जानकारी एकत्र नहीं कर सका। सौभाग्य से यान फेई ने पहले ही भूमिगत स्वर्ण भंडार के आसपास के इलाके की टोह ले ली थी, जिससे उसे उस इलाके की बुनियादी समझ हो गई थी। हालांकि खुफिया जानकारी की कमी के कारण उसने भूमिगत स्वर्ण भंडार में तुरंत घुसने की इच्छा को दबा दिया। इसके बजाय वह पास के न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क में गया, लेटने के लिए एक बेंच ढूंढी और सो गया। अगली सुबह जब यान फेई उठा तो उसने देखा कि किसी ने उसके जमीन पर रखे जूतों में एक अमेरिकी डॉलर का सिक्का गिरा दिया था। भविष्य के दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति को गलती से भिखारी समझ लिया गया था, जिससे यान फेई को हंसी और निराशा की मिली-जुली अनुभूति हुई। उसने सिक्का उठाया, एक पल सोचा और उसे अपनी जेब में रखने का फैसला किया। फिर उसने ब्रह्मांड से कुछ खाना निकाला और खाना शुरू कर दिया। नाश्ते के बाद यान फेई न्यूयॉर्क शहर में घूमने निकल पड़े। दुनिया के सबसे बड़े महानगरों में से एक होने के नाते मशहूर इस शहर की इमारतें पुरानी होने के बावजूद प्रभावशाली दिखती थीं। भीड़ भाड़ का समय था और सड़कें ब्रीफकेस लिए पेशेवरों से भरी थीं। इन दफ्तरों में काम करने वालों में गोरे लोगों की संख्या बहुत कम थी और ज्यादातर दूसरे रंग रूप वाले लोग थे। यान फेई ने सोचा कि संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे प्रसिद्ध आप्रवासी राष्ट्र है, जहां दुनिया भर के जातीय समूहों से मुलाकात हो सकती है। यह मानव जाति के संग्रहालय जैसा है। हालांकि अलग अलग रंग रूप वाले ये लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, फिर भी वह उनके चेहरों पर जीवन के प्रति उनकी तड़प और आत्मविश्वास देख सकता था। लेकिन यान फेई समझ गया कि विभिन्न जातीय समूहों को एकजुट करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षमता पूरी तरह से उसकी हर पहलू में मजबूती के कारण थी।
जैसे ही पतन के संकेत दिखाई देने लगे, ये आप्रवासी समूह विद्रोह कर सकते थे और कभी शक्तिशाली रहे इस राष्ट्र को कई छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर सकते थे। धीरे धीरे उभरती इस प्रवृत्ति ने यान फेई को भीतर से सतर्क कर दिया। उसे एहसास हुआ कि अगर किसी समूह की दीर्घकालिक स्थिरता और स्वस्थ विकास को बनाए रखना है, तो नस्ल और जातीयता ही सबसे जरूरी मुद्दे हैं जिनका सामना करना होगा। पुरानी कहावत सही थी, जो हम में से नहीं है, उनके इरादे जरूर अलग होंगे। इसलिए विभिन्न जातीय समूहों के प्रवेश से पर्याप्त रूप से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि इतिहास पहले ही अनगिनत खूनी सबक दे चुका है। जैसे जैसे यान फेई ने अमेरिका के व्यस्त महानगर न्यूयॉर्क में जीवन के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन किया, उन्होंने आंतरिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनुभव किए गए लाभ और हानि का सारांश प्रस्तुत किया और धीरे धीरे उन्हें मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त होने लगी। न्यूयॉर्क समयानुसार दोपहर 2 बजे यान फेई को अचानक एक उछाल महसूस हुआ, मानो किसी अदृश्य लोक से रहस्यमयी शक्ति उतर आई हो। ड्रोन डेटा ताज़ा हो गया, जिससे उसकी चरम युद्ध शक्ति वापस आ गई। अब उसके पास पर्याप्त ऊर्जा बिंदु होने के कारण यान फेई ने तुरंत ड्रोन क्वांटम रडार सक्रिय किया और सहायक मस्तिष्क की मदद से संयुक्त राज्य अमेरिका की नेटवर्क दुनिया में प्रवेश किया। उसने न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के भूमिगत स्वर्ण भंडार से संबंधित सभी जानकारियों के लिए इंटरनेट पर खोज शुरू कर दी। सहायक मस्तिष्क की अद्भुत खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता के तहत दुनिया भर से न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के भूमिगत स्वर्ण भंडार से जुड़ी सारी जानकारी एकत्र की गई। फिर सहायक मस्तिष्क ने इस डेटा को व्यवस्थित और सारांशित किया और यान फेई द्वारा अपनी पिछली साइट विजिट से एकत्रित जानकारी के साथ मिलाकर इसने भूमिगत स्वर्ण भंडार से जुड़ी सारी खुफिया जानकारी को तुरंत एकत्रित कर लिया। इसके बाद ऑक्सिलरी ब्रेन ने न्यूयॉर्क अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क पर डेटा इकट्ठा करना शुरू किया और अंडरग्राउंड गोल्ड वॉल्ट की जानकारी का इस्तेमाल करके डेटाबेस के अंदर शहर का एक 3D मॉडल तैयार किया। इस मॉडल में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के अंडरग्राउंड गोल्ड वॉल्ट के आसपास के इलाके को हाईलाइट किया गया था। यान फेई की जरूरतों के आधार पर 3D मैप में अंडरग्राउंड गोल्ड वॉल्ट तक जाने वाली एक गुप्त सुरंग की पहचान की गई। इस गुप्त सुरंग का इस्तेमाल करते हुए यान फेई ने ऑपरेशन की योजना बनाई और उसे लगातार परिष्कृत करते हुए अप्रत्याशित घटनाओं के लिए कई आकस्मिक रणनीतियां विकसित की। फिर उसने न्यूयॉर्क शहर क्षेत्र में ऑपरेशन के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू किया और जब तक उसने सब कुछ इकट्ठा किया, शाम के 5 बज चुके थे। अब सब कुछ तैयार था, अब असली ऑपरेशन की बारी थी। यान फेई ने अपनी भावनाओं को शांत किया और एक बार फिर न्यूयॉर्क सबवे में सवार होकर फेडरल रिजर्व बैंक के पास एक स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन कर्मचारियों की क्षणिक लापरवाही का फायदा उठाते हुए वह प्लेटफॉर्म से कूद गया और नीचे सबवे सुरंगों में घुस गया। उसके दिमाग में एक वास्तविक समय का 3D नक्शा उभर आया, जिससे उसे ठीक ठीक पता चल गया कि वह कहाँ है और अपने लक्ष्य से कितनी दूर है। यान फेई अपने मन में त्रिआयामी मानचित्र पर चिन्हित गुप्त मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ा और अंततः सुरंग के एक हिस्से को परित्यक्त घोषित कर दिया। सुरंग में प्रवेश करने के लिए उसने जंग लगे लोहे के दरवाजे को खोला, लेकिन पाया कि वह विभिन्न प्रकार के निर्माण मलबे से अवरुद्ध था। इस मलबे का सामना करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि ढेर में कई वस्तुएं थीं, जिनमें से प्रत्येक का वजन कम से कम 1 टन था। वे मार्ग को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रहे थे, जिससे एक सामान्य व्यक्ति के लिए आगे बढ़ना असंभव हो गया था। हालांकि यान फेई के लिए यह मुश्किल कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि वह ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष का स्वामी था। वह मलबे के पास गया, उसे अपने हाथों से छुआ और उसे ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में स्थानांतरित कर दिया। वहां से गुजरने के बाद उसने मलबे को ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष से बाहर निकाला और सुरंग को उसकी मूल स्थिति में वापस ला दिया। इस अविश्वसनीय तरीके से यान फेई तेजी से सुरंग से गुजरा। लगभग 500-600 मीटर आगे उसे अचानक आगे एक पत्थर की दीवार दिखाई दी, एक बंद रास्ता। उसके दिमाग में बने 3D नक्शे के अनुसार पत्थर की दीवार के पार एक और रास्ता था, जो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के भूमिगत स्वर्ण भंडार तक जाता था। हालांकि भंडार के निर्माण के दौरान सुरक्षा कारणों से निर्माण दल ने इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। वहां तक पहुंचने के लिए यान फेई के सामने वाली पत्थर की दीवार सबसे छोटा रास्ता था। freewebnovel.com। आगे की जांच करने पर यान फेई ने पाया कि पत्थर की दीवार बेहद मजबूत थी और नक्शे के अनुसार उसकी मोटाई 2 मीटर से भी ज्यादा थी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसे भेदना लगभग नामुमकिन था, लेकिन सहायक मस्तिष्क ने पहले ही यह जानकारी इकट्ठा कर ली थी, इसलिए यान फेई ने इससे निपटने का एक तरीका तैयार कर लिया था। उसने यूनिवर्सल स्पेस से C4 विस्फोटक निकाले, उन्हें पत्थर की दीवार पर रखा, एक सुरक्षित दूरी पर जाकर उन्हें विस्फोटित कर दिया।
सुरंग में एक धीमा धमाका हुआ। विस्फोट से निकला धुआं और धूल छटने के बाद यान फेई ने देखा कि पत्थर की दीवार में 20 सेंटीमीटर गहरा छेद हो गया था। हालांकि इससे तुरंत कोई रास्ता नहीं बना, फिर भी यान फेई के लिए परिणाम उत्साहजनक था। उसने दीवार पर लगातार बमबारी करते हुए उसी तरीके का इस्तेमाल जारी रखा। 12 बार C4 विस्फोटकों का इस्तेमाल करने के बाद यान फेई ने आखिरकार पत्थर की दीवार को भेद दिया, जिससे एक छोटा सा छेद बन गया जो एक सामान्य इंसान के गुजरने के लिए काफी बड़ा था। न्यूयॉर्क में जमीन के 50 मीटर नीचे, हालांकि विस्फोटकों का विस्फोट जोरदार था, लेकिन न्यूयॉर्क सबवे के चलने और शहर के नीचे से आने वाली अन्य आवाजों के बीच ये किसी का ध्यान नहीं गया। अगर किसी ने नीचे से हल्की सी भी हलचल सुनी होती तो शायद वह इसे सबवे ट्रेनों की वजह से मान लेता और इस पर ध्यान नहीं देता। आगे का रास्ता कई सालों से बंद था और उस दौरान बाहरी दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं था। इसलिए प्रवेश द्वार पर यान फेई को सड़न की बदबू महसूस हुई। वह कुछ देर तक उस जगह पर खड़ा रहा ताकि अंदर की हवा बाहर की हवा के साथ मिल सके। जब हवा पर्याप्त रूप से घूम गई तो उसने एक ऑक्सीजन मास्क निकाला, उसे अपने सिर पर लगाया और एक टॉर्च लेकर गुफा में प्रवेश करने लगा। यान फेई ने सुरंग में कदम रखते ही देखा कि सुरंग बहुत नम थी और उसमें ढेर सारे चूहे थे। उसकी टॉर्च की रोशनी से चूहे चौंक गए और चीखने चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे। इन चूहों को डर के मारे भागते देखकर यान फेई के सिर में झुनझुनी होने लगी। रास्ता एक परित्यक्त खदान की गुफा थी जो ठोस चट्टानों से घिरी हुई थी। जैसे ही यान फेई ने अंदर कदम रखा, उसे लगा कि यह नम तो है, लेकिन ज्यादा दबाव वाला नहीं है, क्योंकि हवा अभी भी धीरे धीरे आ रही थी। इससे पता चलता है कि हालांकि खदान कई सालों से बाहरी दुनिया से अलग थलग थी, फिर भी जरूर कोई और रास्ता रहा होगा जो इसे सतह से जोड़ता होगा, वरना यहाँ इतने चूहे नहीं होते। अपने मन में त्रिआयामी मानचित्र के मार्गदर्शन में यान फेई अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। उसके आगे एक ढलान थी और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने अपने रास्ते में आने वाले चूहों को भगाया। धीरे धीरे उसने देखा कि आगे की पत्थर की दीवारों से पानी की बूंदें रिसने लगी थीं, और जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, उनकी संख्या बढ़ती गई। अंततः दीवारों से पानी की एक निरंतर धारा निकलने लगी जो जमीन पर एक धारा के रूप में जमा होकर खदान के निचले हिस्सों की ओर बहने लगी। यान फेई को इस बारे में बुरा लग रहा था और सचमुच 30 मीटर और नीचे उतरने के बाद उसने आगे चट्टानों से टकराती लहरों की आवाज सुनी। उसने अपनी टॉर्च जलाए और देखा कि नीचे की खदान में पानी भर गया था। पानी बिल्कुल काला और अथाह गहरा था। ऑक्सिलरी ब्रेन द्वारा एकत्रित भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क की जानकारी के अनुसार यहां कोई जलमार्ग नहीं होना चाहिए था। सुरंग को थोड़ा नीचे तक जाना चाहिए था, फिर समतल होकर सीधा रास्ता बनाना चाहिए था, जिसके बाद यह ऊपर की ओर मुड़ जाती। अगर यान फेई आगे बढ़ता रहा तो वह जल्द ही भूमिगत स्वर्ण भंडार की दीवारों के पास पहुंच जाएगा। हालांकि किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि बंद होने के बाद उपेक्षित और अव्यवस्थित निचले इलाके में स्थित इस परित्यक्त खदान में ऊपर की चट्टानों से लगातार पानी रिसता रहा होगा। समय के साथ इससे एक विशाल अज्ञात गहराई वाला जलमार्ग बन गया जिसने ऊपर जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। इसके अलावा उस नहर का पानी बेहद गंदा था जिसमें डूबे हुए और सड़ रहे चूहों की भरमार थी। उस वातावरण में मौजूद घातक वायरस और बैक्टीरिया की संख्या का अंदाजा लगाना आसान था। ये देखकर यान फेई की भौहें तन गईं, लेकिन ऐसी आकस्मिकताओं को उसने पहले ही अपनी गणनाओं में शामिल कर लिया था और उसके पास एक आकस्मिक योजना भी थी। उसने यूनिवर्सल स्पेस से एक पूरी तरह से बंद डाइविंग सूट लिया और उसे पहन लिया। उसने पाया कि उसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रखने के लिए डिजाइन किया गया था, यहां तक कि आंखों का हिस्सा भी शीशे से बंद था और मुंह में कोई छेद नहीं था। उसने ये डाइविंग सूट न्यूयॉर्क के एक विशेष स्टोर से दूषित पानी में नौकायन की संभावना के लिए खरीदा था और अब ये काम आया। यान फेई ने डाइविंग गियर पहनकर अपने सूट के कंधे पर वाटरप्रूफ टॉर्च लगाई और नीचे गंदे पानी में उतर गया, अपनी घृणा को दबाते हुए। गंदे पानी में सांस लेने और जानलेवा वायरस और बैक्टीरिया के खतरे से बचने के लिए उसने ऑक्सीजन टैंक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पूरे रास्ते अपनी सांस रोके रखी। इस समय यान फेई का अपने शरीर पर नियंत्रण बहुत उच्च स्तर पर था, इसलिए पानी की सतह के नीचे उसकी गति बहुत तेज थी। फिर भी जब तक वह जलमार्ग के दूसरी ओर से निकला तब तक 20 मिनट बीत चुके थे। वह बाहर निकला, डाइविंग हुड उतार दिया और ताज़ी हवा की गहरी सांसें ली। उसकी सांस लगभग खत्म हो चुकी थी। इससे भूमिगत जलमार्ग की लंबाई का अंदाजा लगाया जा सकता था। शायद कोई और व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से पार पाने से पहले ही मर गया होता।
किनारे पर अपनी ताकत वापस पाने के बाद यान फेई ताज़ी हवा की महक पाकर हैरान रह गया, हालांकि उसमें अभी भी सड़न थी। सामान्य रूप से सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद थी, जिसका मतलब था कि खदान का वह हिस्सा बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा नहीं था और इस क्षेत्र में हवा के आने जाने का रास्ता अभी भी मौजूद था। लंबे जलमार्ग को पार करने के बाद यान फेई 3D मानचित्र के अनुसार भूमिगत स्वर्ण भंडार के बहुत करीब पहुंच गया था। उसने अपना सामान समेटा और आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे कई चूहे मिले जो उसके पास आते ही तितर बितर हो गए और चीखने लगे। जब यान फेई 100 मीटर से ज्यादा आगे चला गया तो उसने देखा कि आगे की खदान रेत और पत्थरों के बड़े ढेर से ढकी हुई थी, जिससे सुरंग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। 3D मानचित्र के अनुसार इस बिंदु तक यान फेई की स्थिति भूमिगत स्वर्ण भंडार के लगभग बराबर हो गई थी। उसने मानचित्र की जांच की और पाया कि भंडार की दीवार एक चट्टान के पीछे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन उस रास्ते को जानबूझकर बंद कर दिया गया था। भंडार की दीवार के करीब पहुंचने के लिए उसे अपने सामने 10 मीटर का रास्ता पार करना होगा। यान फेई ने इस स्थिति का पहले से ही अनुमान लगा लिया था, इसलिए वह इससे विचलित नहीं हुआ। उसने ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष से एक बड़ा फावड़ा निकाला और खदान की सुरंग खोदना शुरू कर दिया और जल्दी से खोदी हुई मिट्टी को ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में जमा कर दिया। मलबे को हटाने की झंझट से बचने के कारण उसकी खुदाई की गति में भारी वृद्धि हुई। इसके अलावा यान फेई के हाथों में मौजूद जबरदस्त ताकत और शक्ति के कारण वह तेजी से खुदाई कर सकता था। खुदाई करते समय उसे मिट्टी में घुली कई बड़ी चट्टानें भी मिलीं, जिन्हें अकेले इंसानी ताकत से हिलाना नामुमकिन था। खुशकिस्मती से यूनिवर्सल स्पेस की मदद से यान फेई ने इस समस्या का तुरंत समाधान कर दिया, जो एक आम इंसान के लिए नामुमकिन होती।